मेरा नाम विवेक है। आज मेरी उम्र 20 साल है, लेकिन पिछले 2 सालों में मैंने उतना देख लिया है जितना शायद किसी इंसान को पूरी जिंदगी में भी देखने को ना मिले। 2 साल पहले जब मेरे माता-पिता एक सड़क हादसे में अचानक इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तब मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। गांव का छोटा सा घर जिसमें मेरी सारी यादें थीं, वो भी सुनसान हो गया था। उन दिनों मुझे लगता था कि अब मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं बचा है। लेकिन तभी मेरे चाचा का फोन आया। चाचा ने कहा था, विवेक, तू अकेला क्यों रह रहा है? ये तेरे अपने का घर है। तू यहाँ आ जा, तेरे लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। उनकी आवाज़ सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अपना छोटा सा बैग उठाया जिसमें कुछ कपड़े और माँ की तस्वीर रखी थी और शहर की ओर निकल पड़ा। शहर में चाचा का घर 2 मंजिला था। सामने गली में दिन भर चहल पहल रहती थी और पीछे आंगन में नीम का पुराना पेड़ खड़ा था। चाचा स्कूल में अध्यापक थे। उनका स्वभाव सरल था। वो साइकिल से स्कूल जाते और लौटकर बच्चों को मुफ्त ट्यूशन भी पढ़ाते। जब मैंने उनके घर कदम रखा, उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह गले लगाया। लेकिन चाची, उनकी आंखों में वो अपनापन कभी नहीं दिखा। शायद उन्हें लगता था कि मैं उनके परिवार पर बोझ बनकर बैठा हूँ। पहले दिन ही उन्होंने आधी मुस्कान के साथ कहा था, देखो विवेक, यहाँ रहो, पढ़ो, लिखो, लेकिन अपना ध्यान खुद रखना। हमें भी घर चलाना होता है। उनके शब्दों में जो कड़वाहट थी, उसने मुझे चुप करा दिया। घर में चाचा चाची की एक बेटी थी, अनन्या। उम्र में मुझसे बस 1 साल बड़ी। खूबसूरत, लेकिन उतनी ही चुप। उसकी आंखें जैसे बहुत कुछ कहती थी, पर होंठ हमेशा खामोश। नीचे चाचा चाची का कमरा था। ऊपर 2 कमरे, एक मेरा, दूसरा अनन्या का। अक्सर हम दोनों का आमना सामना सीढ़ियों पर या आंगन में हो जाता, लेकिन बात कम ही होती थी। दिन का ज्यादातर समय मैं कॉलेज में बिताता। चाचा मेरी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाते थे और मुझे हमेशा समझाते, बेटा मेहनत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन चाची को मेरी पढ़ाई में भी दिक्कत दिखती। कब तक पढ़ाई करेगा? कमाने खाने लायक भी तो बन। हर वक्त किताबों में सर घुसाए रहने से पेट नहीं भरता। मैं अंदर ही अंदर सोचता था कि एक दिन नौकरी करके उन्हें जवाब दूंगा। पिछले कुछ महीनों से मैंने अनन्या में बदलाव देखना शुरू किया। वो पहले से ज्यादा चुप रहती थी। उसका फोन दिन रात बजता रहता। जब भी मैं कमरे से बाहर निकलता, वो अचानक फोन बंद कर देती। एक दिन शाम को मैं आंगन में बैठा पढ़ रहा था। अचानक अनन्या भी नीम के पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो गई। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। मैं हैरान रह गया क्योंकि वो मुझसे मुस्कुराकर कभी बात नहीं करती थी। क्या पढ़ रहे हो? उसने धीमे से पूछा। मैंने किताब दिखाई। इकोनॉमिक्स का चैप्टर, कल टेस्ट है। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कभी लगता है कि जिंदगी किताबों से अलग भी कुछ होती है? उसकी आंखों में एक अजीब सा सवाल था। मैं कुछ कह पाता इससे पहले ही चाची की आवाज गूंजी, अनन्या, नीचे आ जरा, सब्जी काटनी है। अनन्या बिना कुछ बोले चली गई। लेकिन उस दिन उसके सवाल ने मेरे मन में कई ख्याल जगा दिए। घर में सबसे ज्यादा ड्रामा तब होता जब दादी हमारे पास आती। दादी यानी चाचा की माँ। दादी का स्वभाव बिल्कुल सीरियल की सास जैसा था। छोटी सी बात पर भी चाची को ताने मार देती। अरे बहू, सब्जी में नमक ठीक से नहीं डाला। पहले के जमाने में तो घर की बहुएं हाथ के स्वाद से पहचान ली जाती थीं। चाची भी कम नहीं थी, तुरंत जवाब देती, मां जी, आजकल तो लोग बाहर की सब्जी पसंद करते हैं, आप भी जरा बदल जाइए। इनके झगड़े रोज होते। चाचा बीच बचाव करते और मैं चुपचाप कमरे में चला जाता। लेकिन मुझे लगता था कि इन तानों के पीछे कोई गहरा खिंचाव छुपा है। एक रात मैंने देखा कि चाचा देर तक बैठे कुछ कागज देख रहे थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। मैंने पूछा, क्या हुआ चाचा? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं बेटा, स्कूल का काम है। लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। मुझे लगा कि घर में सिर्फ मेरे होने से ही नहीं, बल्कि और भी कुछ ऐसा है जो सबको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। कुछ दिन बाद एक रात को मैं पानी पीने नीचे आया। हॉल में हल्की रोशनी थी। मैंने देखा अनन्या चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। हाँ, मैं मिलूंगी, लेकिन प्लीज़ घर पर फ़ोन मत करना। अगर किसी को पता चला तो मुसीबत हो जाएगी।
उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने कदम पीछे खींच लिए। उस पल मुझे समझ नहीं आया कि ये कौन था जिससे वो इतनी छुपकर बात कर रही थी। अगले दिन सुबह नाश्ते पर चाची का चेहरा चिढ़ा हुआ था। अनन्या, ये आजकल देर रात तक जागना क्या है? कौन है जिससे इतनी बातें होती रहती हैं? अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। चाचा ने माहौल संभालने की कोशिश की, लेकिन मैं समझ गया कि घर के भीतर अब कोई नया मोड़ आने वाला है। इन छोटी छोटी बातों ने मुझे एहसास दिलाया कि इस घर में हर रिश्ता सिगरेट के धुएं जैसा है, बाहर से साधारण लेकिन अंदर ही अंदर धीरे धीरे जलता हुआ। चाची का ताना, दादी की शिकायतें, अनन्या की खामोशी, चाचा की चिंता, सब एक दूसरे से जुड़े थे, लेकिन कौन सा धुआं कब लपट बन जाएगा ये कोई नहीं जानता था। और शायद मुझे भी अब इसी धुएं के बीच जीना था। रात की वो घटना मेरे दिल दिमाग में बार बार घूम रही थी। अनन्या का किसी से छुपकर फोन पर बात करना और उसकी घबराई हुई आवाज़। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़े राज को मुझसे बल्कि पूरे घर से छुपा रही हो। लेकिन सच कहूं तो उस रात मैं कुछ कर भी नहीं पाया। बस अपने कमरे में आकर खिड़की से बाहर नीम के पेड़ की शाखाओं को देखता रहा। हवा चल रही थी, पत्ते सरसराहट कर रहे थे, और मैं सोच रहा था, क्या सचमुच ये घर वैसा है जैसा बाहर से दिखता है? अगली सुबह वही रोज का माहौल। दादी किचन में गईं और तुरंत उनकी आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। अरे बहू, फिर से सब्जी में तेल ज्यादा डाल दिया। तेरी ये आदत कब सुधरेगी? चाची ने चिढ़कर जवाब दिया। मां जी, अब आप ही बताइए, बिना तेल के खाना बनेगा क्या? आप तो हर रोज वही बात दोहराती रहती हैं। दादी भुनभुनाते हुए बोली, बहुएं जब घर संभालती हैं तो घर चलाते हैं, और तू तो बस आराम से रहना चाहती है। चाचा अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, अम्मा जरा धीरे बोलिए, बच्चे भी हैं घर में। लेकिन दोनों औरतें कहाँ मानने वाली थीं। चाची ने ताना मारते हुए कहा, हाँ हाँ, मेरी ही गलती है, सब कुछ तो मैं ही करती हूँ, लेकिन दोष भी मेरा ही है। मैं चुपचाप नाश्ता करता रहा। मुझे लगने लगा था कि इस घर की असली लड़ाई नमक तेल की नहीं है, असली झगड़ा तो दिलों में था। उस दिन कॉलेज से लौटकर मैं ऊपर कमरे में आया। सीढ़ियों पर अनन्या मिली। उसके हाथ में किताबें थीं, लेकिन चेहरे पर थकान और आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। मैंने धीरे से पूछा, सब ठीक है? उसने मेरी तरफ देखा, होंठ खोले जैसे कुछ कहेगी, फिर अचानक सिर झुका लिया और कमरे में चली गई। उसकी ये खामोशी मुझे और बेचैन करने लगी। शाम को चाची और दादी फिर बहस कर रही थीं। इस बार मुद्दा अनन्या थी। देखा मां जी, ये लड़की दिन रात फोन से चिपकी रहती है। मुझे तो डर है कहीं कोई चक्कर ना हो। दादी ने भी हामी भरी। सही कह रही हो, आजकल की लड़कियां जरा भी काबू में नहीं रहती। चाचा ने नाराज होकर कहा, बस भी कीजिए आप दोनों। लड़की पढ़ाई में अच्छी है, कॉलेज जाती है, और हम उस पर भरोसा करते हैं। हर वक्त शक करने से घर का माहौल बिगड़ता है। लेकिन चाची इतनी आसानी से हारने वाली नहीं थी। उन्होंने आंखें तरेरी और बोली, ठीक है, देख लीजिए, जब बाद में कुछ होगा तब मत कहना कि मैंने पहले नहीं चेताया। मैं ये सब सुन रहा था। मुझे लगा जैसे अब घर के रिश्तों का धुआं और गाढ़ा होता जा रहा है। कुछ दिन बाद मैंने चाचा को देर रात आंगन में बैठे देखा। उनके हाथ में कुछ कागज थे। मैंने हिम्मत करके पूछा, चाचा क्या हुआ? कुछ दिक्कत है? उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, कुछ नहीं बेटा, थोड़ा कर्ज बढ़ गया है। सोचा था तुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊंगा, अनन्या का भी खर्च है, लेकिन सैलरी में सब मुश्किल हो रहा है। मेरा दिल बैठ गया। चाचा, आप मुझ पर इतना खर्च मत कीजिए, मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगा। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, नहीं बेटा, तू मेहनत करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। उनकी आवाज में भरोसा था, लेकिन चेहरे पर गहरी चिंता भी। अगले हफ्ते कॉलेज से लौटते वक्त मैंने देखा, अनन्या गली के मोड़ पर खड़ी किसी से बात कर रही थी। वो लड़का मुझे नहीं दिखा, लेकिन उसकी हंसी अनन्या की आंखों में चमक ला रही थी। मैं कुछ दूर से गुजर गया। अनन्या ने मुझे देख लिया और तुरंत पलटकर घर चली गई। उस रात मैंने पहली बार सोचा, क्या चाची का शक सच में सही है? क्या अनन्या सचमुच किसी से? दादी अब हर दिन चाची को ताने देती। चाची गुस्से में अनन्या पर चिल्लाती, तेरी माँ का रंग ढंग देख, और तू भी अब वही कर रही है। अनन्या हर बार कमरे में बंद हो जाती। एक दिन तो हद हो गई। चाची ने गुस्से में अनन्या का फोन छीन लिया।
आज देखती हूँ किससे बात करती है। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। माँ, ये मेरी जिंदगी है, हर वक्त आप मुझ पर शक क्यों करती हैं? चाचा बीच में आए। बस बंद करो ये सब, बच्चे की प्रिवेसी होती है। लेकिन चाची बोली, तो फिर कल को जब घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी तब आप देखना। उस दिन घर का माहौल इतना भारी हो गया कि मैं कमरे में गया तो सांस लेना मुश्किल लग रहा था। इन्हीं झगड़ों के बीच मैं और अनन्या धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। एक रात उसने अचानक दरवाजे पर दस्तक दी। विवेक, बात कर सकता हूँ? मैंने हाँ कहा। वो कमरे में आई और कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे बहुत रोई हो। सबको क्यों लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ? मैं बस अपनी दोस्त से बात करती हूँ, कॉलेज में ग्रुप प्रोजेक्ट है, लेकिन माँ को हमेशा लगता है कि मैं किसी लड़के से चक्कर चला रही हूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने धीरे से कहा, देख अनन्या, शायद माँ को डर है, लेकिन अगर सच में तू कुछ गलत नहीं कर रही तो उन्हें भी समय के साथ समझ आएगा। वो मुझे देखती रही। उसकी आंखों में भरोसा था। तुम मेरे साथ हो ना? मैंने सिर हिलाया। उस पल मुझे लगा कि शायद मैं ही इस घर में उसका सबसे करीबी दोस्त हूँ। लेकिन मामला इतना आसान भी नहीं था। अगले ही दिन कॉलेज से लौटते वक्त मैंने फिर अनन्या को उसी मोड़ पर देखा। इस बार उसके हाथ में एक छोटा पैकेट था, जिसे उसने किसी को दिया और जल्दी से ऑटो में बैठ गई। मैं दूर खड़ा सब देख रहा था। मेरे दिल में सवाल उठे, अगर ये सिर्फ प्रोजेक्ट का काम है तो इतनी छुप कर क्यों? और वो पैकेट किसे दिया? इसी बीच घर में चाची और दादी की लड़ाइयाँ और बढ़ गईं। दादी बार बार कहती, बहू तू घर संभाल नहीं पाती, पहले बेटा चिंता में डूबा है, अब बेटी भी हाथ से निकल रही है। चाची पलट कर कहती, हाँ सब मेरी ही गलती है, आप तो जैसे देवियां हैं। चाचा थककर चुप हो जाते। अब मुझे साफ लगने लगा था कि ये घर बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर रिश्ता टूटने की कगार पर है। एक रात मैं छत पर गया तो देखा अनन्या किसी से फोन पर तेज आवाज में कह रही थी, नहीं, अब और इंतजार नहीं कर सकती, अगर घर वालों को पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मेरे कानों में बिजली सी गिरी। वो किस बारे में बात कर रही थी? कौन सा राज है जो छुपाया जा रहा है? मैं चुपचाप वापस कमरे में आ गया, लेकिन अब नींद उड़ चुकी थी। अगली सुबह जब मैं आईने में खुद को देख रहा था तो लगा जैसे मेरी आंखों में भी वही बेचैनी उतर आई है जो पूरे घर में फैली हुई थी। क्या मुझे अनन्या से पूछना चाहिए या चाचा को बताना चाहिए? लेकिन अगर अनन्या सच कह रही है कि वो सिर्फ पढ़ाई के लिए बातें कर रही है, तो फिर ये सब शक बेकार है। और अगर चाची सही है, तो फिर? उस दिन नाश्ते की मेज पर चाची ने अचानक कहा, सुनो जी, मुझे तो लग रहा है इस लड़की के हाथ से मामला निकल चुका है, अब हमें कुछ बड़ा फैसला लेना होगा। चाचा ने चौंक कर पूछा, कौन सा फैसला? चाची ने आंखें घुमाकर कहा, शादी, जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो। ये सुनते ही अनन्या ने प्लेट नीचे रख दी और कमरे से बाहर चली गई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या यही वजह है उसकी बेचैनी की? क्या उसका राज इस शादी से जुड़ा है? घर में जिस रोज चाची ने शादी की बात छेड़ी थी, उस दिन से माहौल और भी भारी हो गया। अनन्या का चेहरा बुझ गया था। उसने घर के कामों से बिल्कुल नाता तोड़ लिया। कॉलेज जाती, लौटकर अपने कमरे में बंद हो जाती। चाचा उसे मनाने की कोशिश करते, बेटा, तेरा भला ही सोच रहे हैं, शादी हर लड़की के लिए जरूरी है। लेकिन अनन्या चुप रहकर बस सिर झुका लेती। चाची बार बार ताने देती, देख लेना जी, अगर अब भी देर की तो कल को सबके सामने नाक कट जाएगी। दादी भी हाँ में हाँ मिलाती। और मैं अंदर ही अंदर जल रहा था। अनन्या कुछ छुपा रही थी, ये बात साफ थी, लेकिन सच क्या है ये समझ नहीं पा रहा था। एक रात में छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरा मन गर्म था। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला और अनन्या बाहर आई। उसने धीमी आवाज में कहा, विवेक, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ मुझे ज़बरदस्ती शादी करना चाहती हैं, लेकिन सच ये है कि मेरा किसी से रिश्ता है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या? किससे? उसने हिचकिचाते हुए कहा, राहुल से, मेरे कॉलेज का दोस्त है। हम पिछले साल से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन अगर घर वालों को पता चला तो तू जानता है क्या होगा? मैं स्तब्ध रह गया। मेरे दिमाग में तूफान चल रहा था। क्या मुझे चाचा चाची को ये सब बता देना चाहिए या अनन्या का साथ देना चाहिए? लेकिन अगर मैंने सच बता दिया तो चाची और दादी आग बबूला हो जाएंगे, और अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो शादी की बात और बिगड़ सकती है। मैं सारी रात सो नहीं पाया।
अगले दिन सुबह चाची ने एक पंडित को घर बुला लिया। हमने सोच लिया है अनन्या की शादी अगले 3 महीने में कर देंगे। पंडित जी, कोई अच्छा रिश्ता देख लीजिए। अनन्या ने गुस्से में कहा, माँ, मैं शादी नहीं करूंगी। चाची ने पलट कर ताना मारा, तेरे बाप की नहीं, मेरी मर्जी चलेगी यहाँ। खाना पीना पढ़ाई सब मेरा बेटा देख रहा है और तू हमें आंख दिखा रही है। दादा ने बीच बचाव किया, अरे सुनो, लड़की की मर्जी भी जरूरी है। लेकिन चाची ने उनकी भी एक न सुनी। दादी अब हर वक्त अनन्या पर कटाक्ष करती, अरे बहू, तूने बेटी को बहुत बिगाड़ दिया है। ये पढ़ाई लिखाई सब नाटक है, लड़कियों का घर तो ससुराल ही होता है। अनन्या चुप रह जाती, उसकी आंखें नम हो जाती। इन सब हालात में अनन्या मुझसे और भी बातें करने लगी। विवेक, तू ही समझ सकता है मुझे। राहुल अच्छा लड़का है, मेहनती है, लेकिन माँ पापा उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। क्या करूं मैं उसकी बातें सुनता और सोचता, क्या सचमुच राहुल भरोसेमंद है? लेकिन जब भी उसकी आंखों में सच्चाई दिखती, मुझे लगता कि वो सच कह रही है। एक दिन मैंने चाचा को रात में आंगन में रोते हुए देखा। हे भगवान, इतना कर्ज क्यों चढ़ा दिया? बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, अब बेटे की शादी, मैं कैसे सब संभालूंगा? उनकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने तय किया कि अब मैं कुछ करूंगा, चाहे ट्यूशन पढ़ाऊं, चाहे पार्ट टाइम काम करूं, लेकिन चाचा का बोझ कम करूंगा। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त मैंने अनन्या को राहुल से मिलते हुए देखा। राहुल साधारण कपड़े पहने था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। वे दोनों आइसक्रीम खाते हुए बातें कर रहे थे। मैं कुछ दूर से खड़ा देख रहा था। राहुल ने कहा, अनन्या, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूंगा, लेकिन तू भी हिम्मत कर और अपने माँ पापा को बता। अनन्या ने सिर झुका लिया। पता है राहुल, ये इतना आसान नहीं है। मैंने सोचा कम से कम राहुल में गंभीरता है, वो कोई आवारा लड़का नहीं लग रहा। लेकिन घर में स्थिति और बिगड़ रही थी। चाची को शायद कहीं से भनक लग चुकी थी। उन्होंने अनन्या पर चिल्लाकर कहा, सच बता, किससे बात करती है तू? तेरे फोन की जांच करूं क्या? अनन्या रोते रोते कमरे में चली गई। मैंने मन ही मन सोचा, अब अगर सच छुपा तो ये घर टूट जाएगा। एक रात घर में बड़ा झगड़ा हुआ। चाची ने सबके सामने कहा, इस लड़की का किसी से चक्कर चल रहा है, मैं इसकी शादी जल्दी कर दूंगी। अनन्या रोते हुए चिल्लाई, हाँ, है मेरा रिश्ता और मैं राहुल से ही शादी करूंगी। घर में सन्नाटा छा गया। चाचा ने कुर्सी पकड़ी और बैठ गए। दादी ने माथे पर हाथ मार लिया। चाची गुस्से से कांपने लगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी की अभी तेरा रिश्ता तोड़ दूंगी। मैंने पहली बार आवाज उठाई, चाची, अनन्या गलत नहीं है। राहुल अच्छा लड़का है, मैंने उसे देखा है, पढ़ाई करता है, मेहनती है। अगर हम उससे बात करें तो शायद सब ठीक हो सकता है। चाची गरज उठी, तू बीच में मत बोल विवेक, तू तो यहां पर पराया है। उनके ये शब्द तीर की तरह मेरे दिल में चुभ गए। लेकिन मैंने चुप नहीं साधी। पराया हूं, लेकिन सच देख रहा हूं। अगर आप सब ने जबरदस्ती की तो अनन्या की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चाचा ने गहरी सांस ली। ठीक है, अगर लड़का सचमुच ठीक है तो मैं उससे मिलूंगा। चाची ने विरोध किया, नहीं, मैं ये रिश्ता कभी स्वीकार नहीं करूंगी। लेकिन चाचा ने दृढ़ आवाज में कहा, बहुत हो गया, हर बार तेरा ही कहना नहीं चलेगा, बेटे की जिंदगी का सवाल है। 2 दिन बाद राहुल हमारे घर आया। वो विनम्रता से बोला, नमस्ते अंकल, मैं जानता हूं आपने मेरे बारे में बहुत कुछ सुना होगा। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूं, अभी पढ़ाई कर रहा हूं, पार्ट टाइम काम भी करता हूं, अनन्या को पसंद करता हूं और शादी करना चाहता हूं, लेकिन आपकी इज्जत और आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं करूंगा। चाचा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। दादी ने कहा, लड़का तो ठीक लग रहा है। लेकिन चाची अब भी जिद में थी, मेरी बेटी की शादी मैं अपनी पसंद से करूंगी। घर में माहौल गर्म था। चाची बार बार कहती, ये रिश्ता हमारी इज्जत डुबो देगा। अनन्या रोते रोते बोली, माँ, मेरी खुशी आपसे जुड़ी है, अगर राहुल नहीं तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। चाची ने उसे थप्पड़ मार दिया। घर में सन्नाटा छा गया। चाचा उठे और बोले, बस और नहीं, मैं अपनी बेटी का बाप हूं, उसका भविष्य तय करने का हक मुझे है और मैं ये रिश्ता मंजूर करता हूं। कई हफ्तों की खींचतान के बाद आखिरकार शादी की तैयारियां शुरू हुईं। दादी भी धीरे धीरे मान गई। चाची नाराज थी, लेकिन चाचा की बात के आगे उन्हें झुकना पड़ा।
शादी के दिन पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। अनन्या ने मंडप में बैठते हुए मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। राहुल ने भी मुझे नमस्कार किया। चाचा मेरे पास आए और बोले, विवेक बेटा, तूने सचमुच इस घर को टूटने से बचा लिया। मेरी आंखें नम हो गईं। आज महीनों बाद घर का माहौल बदला हुआ था। चाची अब भी थोड़ी खफा रहती, लेकिन धीरे धीरे पिघल रही थीं। दादी भी पोते पोतियों के सपने देखने लगी थीं। और मैं सोच रहा था, रिश्ते सचमुच सिगरेट के धुएं जैसे होते हैं, धीरे धीरे जलते हैं, मन को जलाते हैं, लेकिन अगर सही समय पर बुझा दिए जाएं तो घर फिर से महक सकता है।